सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। ये एलएलएम कोर्स हमारा चल रहा है। इसके अंदर हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जो सब्जेक्ट था उसके अंदर हमारा कंटिन्यूशन टॉपिक चल रहा है। आज का टॉपिक का हमारा नाम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हमारे को नाम से समझ आ रहा है। यहाँ पर जो है एक बार फटाफट से यहाँ लिख भी देते हैं कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का हमारा टॉपिक का यहाँ पर नाम रहेगा। और यह देखो, ये पहली बार जो है मैं इस तरीके से पेन टैबलेट ये यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी अगर हैंड राइटिंग जो है ख़राब आए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रैक्टिस जो है हो जाएगी जल्दी ही, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर फिलहाल हैंड राइटिंग ख़राब आ सकती है। तो आज का हमारा का जो यहाँ पर टॉपिक का नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है तो गवर्नेंस। ठीक है, समझ लेना, मैं बताते जाऊंगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक का नाम है। देखो, पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टी गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है जी। ठीक है जी। सो कॉन्स्टी GOT। ठीक है जी। कॉन्स्टी गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है, कह रहा है जी इट इज़ डिफाइंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नाम से समझ आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही जो है यहाँ पर डिफाइन होगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन मे बी लीगल इंस्ट्रूमेंट और मेयरली अ सेट ऑफ फिक्स्ड नॉर्म्स और प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द पॉलिटी दैट इफेक्टिवली कंट्रोल्स द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। बड़ा आसान हो गया, समझ आ गया इसके अंदर कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो हम यहाँ पर फिक्स्ड नॉर्म या प्रिंसिपल बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई इस चीज़ के ऊपर जो है हमारे लॉज बनेंगे, काम चलेगा, एक्सरसाइज होगी, पावर्स कौन कौन किस किस की कितनी पावर होगी, किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है जी। सो इन कंटेम्पररी वर्ल्ड हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आर ऑल्सो जनरली डेमोक्रेसीज एंड इन मोस्ट केसेस दे आर रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम भी जो है यहाँ पर कह सकते हैं। सो कॉन्स्टी हमारा जो है एक क्या बनाता है जी, नॉर्म्स। ये एन है थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा यार देना साथ। ठीक है जी। तो ये नॉर्म्स बनाता है जिसके ऊपर जो है हम यहाँ पर सारी चीज़ें कि किस तरीके से आगे लॉ जो है वो वर्क करेगा, या फिर जो है किसके पास कितनी पावर्स होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर काम करेंगी अच्छे से। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंटेम्प्रेरी का मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड है। ठीक है जी। सो यहाँ पर जितने भी मैं ये कंटेम्पोरेरी, ठीक है जी, इसका मतलब होता है क्या होता है जी, प्रेजेंट। चलो जी। द कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिस्टम कंबाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी शेयर अ कॉमन बेसिस इन द प्रेमिसी दैट अकॉर्ड द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एज एक्सप्रेस इन फ्री इलेक्शन। तो ये तो हमको पता ही है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी की बातें आएंगी पॉलिटिकल, तो उसके अंदर हम लोग वोट करते हैं तो हमारी सबकी फ्री कंसेंट होती है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, पीपल फॉर द गवर्नमेंट, ये वाला कुछ सिस्टम रहता है। सो हम ही यहाँ पर वोटिंग करेंगे, उसमें लीडर्स अपॉइंट होते हैं हमारे, उसमें इलेक्ट होते हैं, सॉरी अपॉइंट नहीं, और उसके बाद वो हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन करके हमको मैनेज करें। सो इन सच सिस्टम पार्टीज विन्स बाय द मेजॉरिटी। क्लियर है जी इतना। सो द एसेंशियल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी आर इंटेग्रेशन ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट, बिलीव्स एंड वैल्यूज into one or more programs or proposals for change and the nomination of the party members for the effective office in the government। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कुछ नहीं, जिसके अंदर एसेंशियल फंक्शन है किसका, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, डेमोक्रेसी के जो सिस्टम है उसके अंदर, कि भाई यहाँ पर जो है उनके खुद के इंटरेस्ट होंगे, बिलीव्स होंगे, वैल्यूज होंगी, इनटू वन और मोर प्रोग्राम और प्रपोजल फॉर द चेंज। अब वो खुद के इंटरेस्ट, बिलीव्स, वैल्यूज की भाई हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, वो जो है वो प्रपोजल देते हैं। उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये चुनावदार ज़्यादा बढ़िया लग रहा है या ये चुनावदार ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ पार्टी मेंबर्स फॉर द इफेक्टिव ऑफिस इन द गवर्नमेंट। ठीक है जी। सो द टू मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड आर US एंड ब्रिटेन। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि भैया दो जो है मेजर क्या बोलते हैं इनको, डेमोक्रेसीज CRIES डेमोक्रेसीज वर्ल्ड की, WORLD वर्ल्ड की जो है यहाँ पर दो है जी। कौन सी हो गई जी? पहली तो एक तो हो गई US और दूसरी हमारी हो गई ब्रिटेन। लिखते जाओ इसको, ठीक है जी।
सो यूएस और ब्रिटेन. सो अब इसके अंदर यूएस इज द लीडिंग एग्जांपल ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. यूएस जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे प्रेसिडेंट होता है फिर वो सारे सिस्टम हो गया. यूएस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिस्टिंग्विशेस शार्पली बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. तो जो यूएस का जो हमारा यहाँ पर सिस्टम है वो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर जो है यहाँ पर मेनली फंक्शन करेगा. सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है जी. तो यूएस का जो मेन सिस्टम है वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर पर जो है काम करेगा और ये डिस्टिंग्विश करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को. इसको अभी हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे जाकर. अब कह रहे हैं वेयर एज ब्रिटिश सिस्टम प्रोवाइड्स फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. तो जो ब्रिटेन वाला जो ये वाला सिस्टम है ये जो है इसको सेपरेशन ऑफ पावर को ना करके ये फ्यूजन कर देता है इसको, मतलब कि दोनों को मिलाकर सेम एक तरीके से काम करता है कि जो हमारे ये अपने एग्जीक्यूटिव है और प्लस लेजिस्लेचर, ठीक है जी. तो इन दोनों को जो है ये ई में इतने सारे कैसे आ गए डंडे ठीक है जी. तो ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव होगा या फिर लेजिस्लेचर जो है इनका फ्यूजन करता है, लेकिन ये जो है यूएस हमारा वो सेपरेशन ऑफ पावर करता है और ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का फ्यूजन कर देता है. कौन? ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सिस्टम है हमारा. अब जो है यहाँ पर एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको क्लियर कर दूँ कैनवस को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी. अब यहाँ पर हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है जी स्टेट का और एक आता है जी अपना क्या कहते हैं इसको, गवर्नमेंट का. क्या है जी? देखो स्टेट तो कुछ नहीं है, वो तो हो गया राष्ट्र. ऐसे ही हिंदी थोड़ी ना लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है जी. ये तो हो गया राष्ट्र. लेकिन जो गवर्नमेंट है ना इसके अंदर जो है 3 हिस्से होते हैं मेनली, अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो, ठीक है जी. 3 हिस्से पहले कौन से हो गए जी? एक हो गया जी हमारा लेजिस्लेटिव, एक हो गया जी हमारा एग्जीक्यूटिव, इसको एक्स लिख देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव शॉर्ट में. और एक हो जाएगी हमारा जुडिशरी, ठीक है जी. तो ये 3 हो गए हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. अब इसके अंदर आपको एग्जांपल दे देता था कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. लेजिस्लेटिव के अंदर हमारे जैसे कि पार्लियामेंट आ गया, ठीक है जी, और पार्लियामेंट. उसके बाद हमारा आ जाता है पार्लियामेंट के अंदर ही, जैसे कि इसके अंदर वो हो गए लोकसभा हो गया, उसके बाद राज्य सभा हो गया, फिर उसके बाद इसके अंदर ही प्रेसिडेंट हो गए. तो ये हमारा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये हमारा इसका लेजिस्लेचर का पार्ट है. क्लियर है जी ये चीज़. एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर हम आए तो अब एग्जीक्यूटिव में भी ना दोनों पार्ट और बढ़ जाते हैं. क्या बढ़ जाते हैं जी? देख लेते हैं. एक एग्जीक्यूटिव एक तो होता है जी टेम्पररी और एक होता है जी परमानेंट, ठीक है जी. वो शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी. अब टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कौन से हो सकते हैं भाई? एग्जीक्यूटिव हमारे हो सकते हैं जैसे कि पीएम, टेम्पररी होते हैं, 5-5 साल के लिए आते हैं ये सारे. लेकिन जो परमानेंट हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आईएएस या फिर आईपीएस, ये सारे हमारे परमानेंट होते हैं. इनके तो कोई टेन्योर नहीं, मतलब ठीक है 60-65 जो भी रिटायरमेंट एज है ना वो तो, लेकिन ये तो सिर्फ 5 ईयर्स के हिसाब से ही आते हैं. तो जो टेम्पररी और री इलेक्ट होते हैं ये तो रिटायर होते हैं ना, फिर उसके बाद नए आते हैं. कोई री इलेक्ट री अपॉइंटमेंट का तो सीन नहीं होता इसके अंदर. हाँ कुछ वो करे गड़बड़ तो अलग सीन है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं ये परमानेंट हो गया और ये अपना टेम्पररी. तो हमारे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है ना वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट में चलते हैं. मतलब क्या हुआ, मीन्स इन इंडिया एग्जीक्यूटिव ऑल्सो वर्क्स एज लेजिस्लेचर. तो जो एग्जीक्यूटिव, अब यार एक बात बताओ, ये क्या पीएम को सारी चीज़ें आती हैं? क्या वो सारे लॉ बना सकते हैं? ना. पीएम को जो है कौन हेल्प करता है? आईएएस, आईपीएस, ये सारे मिल बांट कर जो है इन दोनों जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं. ये जो है इनको सलाह देंगे, फिर ये डिस्कस करके फिर आगे लॉ बनता है ना. तो ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है, लेकिन यार ये लॉ भी बनवा रहे हैं. तो ओवरलैपिंग कंसेप्ट है, मतलब प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा. जुडिशरी तो यार आपको पता ही है, ये तो इटसेल्फ एक अलग ही सीन रहता है इनका, ये किसी से बाउंड नहीं है, कुछ नहीं है, इनके अलग ही पावर रहती है. ठीक है जी. तो ये हो गया लेजिस्लेटिव हो गया जी हमारा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इसके अंदर हमारे को सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कंसेप्ट है ये दोनों, ये टेम्पररी और ये परमानेंट वाला, आईएएस ऑफिसर्स और ये पीएम. ठीक है जी. सो सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम यहाँ पर अब बात करें, इसको मिटा देता हूँ. अगर हम यहाँ पर एसओपी की अगर हम बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है जी. तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर हमारे यहाँ पर
जो हमारे यहाँ पर हमको सेपरेशन ऑफ पावर दिख रही है, एक तो वो हो गया जी जुडिशियरी की, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर, अरे यार ये ना, एग्जीक्यूटिव की, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट की, ठीक है जी, ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो अब जुडिशरी का मेन एम क्या हो गया, मेन एम जो है इसका क्या हो गया, यही कि पावर टू मेक जजमेंट, या फिर जजमेंट ऑन लॉ, की मतलब कोई भी अगर जैसे कुछ गड़बड़ है तो उसके अंदर इनका मेन काम होता है जजमेंट देने का, ठीक है जी, जजमेंट, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया इसको, जजमेंट देने का। लेकिन जो हमारे यहाँ पर अपना एग्जीक्यूटिव का काम है वो है कि लॉ को जो है ना वो एक्शन में लाना। जनरली हम यही सुनते हैं कि भाई पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है, लॉ बनता है, उसको एनफोर्स कराने का काम हमारा एग्जीक्यूटिव का होता है, तो लॉ को एक्शन में लाना ये कह सकते हैं। और पार्लियामेंट का क्या होता है, यही टू मेक लॉ, टू मेक लॉ। क्लियर है जी। या फिर इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, अमेंड, या फिर इसको कह दो आप चेंज, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब अगर हम देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बार हम यूएस की भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या है पेपर में पूछ लेता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे को इसकी यूएस की बताओ कि क्या सिस्टम है। क्योंकि इंडिया में तो हमको समझ आ गया कि थोड़ा सा ना ओवरलैपिंग कंसेप्ट है एग्जीक्यूटिव का, तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई पड़ रही क्या, लेकिन यूएस के अंदर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे समझते हैं, देखो जी, जैसे उनका लेजिस्लेटिव जो है ना, जो मतलब लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग, ठीक है, लेजिस्लेटिव है ये जो है ना, उसके वहाँ पर इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, कांग्रेस। मतलब ये कांग्रेस हमारे वाली पार्टी नहीं कह रहा मैं, वहाँ पर कहा जाता है, जिसको हम यहाँ पर इंडियन भाषा में पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ये है ये, ठीक है जी, पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर फर्दर का डिवीजन रहता है इनका, पहला तो इनके अंदर रहता है सीनेट, SENATE, सेनेट, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन रहता है, वो रहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर इसको मैं इंडियन भाषा में कहूँ तो ये सेनेट जो है जी, ये तो हो गया जी लोकसभा, ये सॉरी राज्यसभा, अंडू हो जाएगा ये, हाँ, ये तो हो गया जी हमारा राज्यसभा। और ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा लोकसभा। तो नाम से समझ आ रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो लोकसभा, और ये सीनेट जो है अजीब सा नाम लग रहा है तो इसको राज्यसभा कह सकते हैं। क्लियर है जी। और इनका जो है ये लेजिस्लेटिव का ये फंक्शन, ये पूरा सिस्टम है। और इनका जो दूसरा है वो हमारा हो जाता है एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है हमारा मेन काम क्या होता है इनका, कैरीज आउट द लॉ, ठीक है जी। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं इनका आता है जी, पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है इसका वाइस प्रेसिडेंट, लिखे देते चलो, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद जो है इनका कैबिनेट आ जाता है, कैबिनेट। ये इनका जो है एग्जीक्यूटिव का सिस्टम हो गया, और ये जो है इनका लेजिस्लेटिव का सिस्टम हो गया। तो अच्छा, आप कहोगे जी तीसरा वो जुडिशरी नहीं है इनके पास? बिल्कुल जी है, जुडिशरी भी है, उसको यहाँ छोटा सा लिख देते हैं जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर जो है हमारा इनका मेन काम क्या होता है, इंटरप्रेट लॉ है ना, इंटरप्रेट लॉ। उसके अंदर क्या आता है इनका वही जैसे हमारा सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना ये छोटी मोटी अदर फेडरल कोर्ट्स आ जाती हैं, अदर फेडरल कोर्ट्स, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट हो गई, बाकी अदर में डाल देते हैं ये लोग सारे की, बाकी नीचे की। अब जो है यहाँ पर हमने यूएस की भी बात कर ली। अब जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है क्या सिस्टम है। देखो जी, अब मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। अब इंडिया के अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि भैया ये हमारे को पेपर में, अब ये आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप अच्छा सा आंसर इसके अंदर फ्रेम कर पाएँ, ठीक है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है अगर मैं आपको बताऊँ, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं कोई पेन टैब लाना पड़ा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊँ तो इसमें आर्टिकल 74 आता है जी हमारा, ठीक है जी, आर्टिकल 74।
आर्टिकल 74 कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 74 का कह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एड करेंगे, मतलब कि हेल्प करेंगे किसकी, अपनी इसको प्रेसिडेंट की। ठीक है जी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हेल्प करेंगे प्रेसिडेंट की। सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन हुआ जी? प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल मिनिस्टर का हेड हो गया हमारे पास, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक है जी, क्लियर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी स्ट्रिक्ट इन यूएस, बट इन इंडिया इट इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। तो अगर हम यहाँ पर, ये तो हमने पीछे भी डिस्कस कर लेते कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पर थोड़ी सी कम है, स्ट्रिक्ट नहीं है उतनी, लेकिन यूएस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। अब मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसका मेरिट क्या है जो हमारे यहाँ चलता है? देखो जी, अब इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जैसे कि हार्मनी होता है। हार्मनी किसके बीच में? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि भाई मिल बांट के काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी? गवर्नमेंट की, कि भैया मिल बांट के काम करना है, देश चलाना है ना। उसके बाद प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। अब ये डेस्पोटिज्म क्या होता है जी? DESPO, डेस्पोटिज्म, डेस्पो ये टी है ये, ठीक है जी। डेस्पोटिज्म, तो डेस्पोटिज्म क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर का मतलब कि डेस्पोटिज्म मतलब कि किसी एक बंदे के हाथ में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए। क्लियर है जी। फिर उसके बाद रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर भाई यहाँ पर तो ये सिस्टम रहता है कि तुम निकलो तो अपोजिट पार्टी जो है दूसरी रेडी बैठी है बिल्कुल कि भैया हम जो है सत्ता संभाल लेंगे, तो रेडी अपोजिट गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये भी सीन है। अब ये बेनिफिट में कह सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि अगर एक गवर्नमेंट गिर गई या फिर हट गई तो एकदम हमारे को व्यवस्था बिगड़ जाएगी देश की, कोई है ही नहीं हमारे को मैनेज करना ना। दूसरा बिल्कुल ऑलवेज रेडी रहता है। और लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसका बेनिफिट में? वाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। अच्छा, अब इसके क्या कुछ डीमेरिट्स भी हैं? बिल्कुल जी, डीमेरिट्स भी होते हैं। जहाँ मेरिट होंगे तो ये सारे जो थे मेरिट थे। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने, नोट्स बनाते रहना बिल्कुल। ये मेरिट्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के ही डीमेरिट्स कहूँ तो क्या हो सकते हैं? जिसके अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है इसके अंदर, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब भैया स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंटर अलग है, दोनों भिड़ रहे हैं, खोपड़ी फोड़ रहे हैं एक दूसरे की और देश चल नहीं पा रहा। ठीक है। नॉन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, नॉन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज मतलब क्या हुआ इसका कि मतलब ये उस केस में होगा जहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना, रेडी बैठे रहते दूसरी अपोजिशन वाली गवर्नमेंट की, भाई ये निकले तो हम सत्ता संभालें। उस केस के अंदर वो ना पूरी पॉलिसीज़ को ना चेंज कर देते हैं। पुराने वाले का पुरानी गवर्नमेंट बेकार थी, हमारी पॉलिसीज़ मानी जाएंगी। नॉन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट मतलब कि रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द मेजॉरिटी। तो एक तरीके से यहाँ पर हम डिक्टेटरशिप कह सकते हैं कि भैया अगर इनको निकालना बड़ा मुसीबत है कि हर उसमें जो है मेजॉरिटी चाहिए, वोटिंग होगी 2/3, ये होगा वो होगा फलाना, उसके बाद जाके निकलेंगे। तो एक तरीके से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको, इनको। ये सिस्टम जो है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, तो हमको पता ही है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। कि यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग कंसेप्ट। किसका? इंडिया का बता रहे हैं मैं, और कहीं का मत लिख देना इसको, इंडिया लिख देना उसमें। और गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी कभार जो है वो एमेच्योर्स चलाते हैं। उनको मैच्योर नहीं है यार वो कि कैसे चलाया जाता है, क्या करा जाता है, उनको पता नहीं है सारी चीज़ें, तो इमेच्योर से चलाया जाता है। अब इसके अंदर हमारा अगला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। अब देखो जी, यही वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, 20 मिनट की तो ऑलरेडी बनी गई है। मैंने कहा था ना लंबा टॉपिक है, अभी भी कवर नहीं हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ को जो है मैं एक अलग वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इस वीडियो को जो है यहीं पर हम रोकते हैं। ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर, एंड देखते हैं अभी इसको कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को ही। अब देखता हूँ मैं अभी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ भी छोटा तो नहीं है। रूल ऑफ लॉ याद है तुम लोगों को जो हमने डाइसी पढ़ा था, डाइसी का कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में? हाँ, मे भी अगर तो 3 ईयर वाले होंगे उनको शायद ना पता हो, या आप लोगों ने भी पढ़ा है, मुझे आइडिया नहीं है।
फाइवर वालों को तो पता होगा कि डाइसी का क्या कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ का, वो 3 कंसेप्ट दिए थे उसके अंदर। चलो कोई नहीं, उसको अलग वीडियो में करते हैं, ठीक है जी। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ एंड बस यही था। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय। ये बिल्कुल नया है मेरे लिए भी ये सारा सिस्टम, तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ कि इसको किस तरीके से जो यूज़ करा जाए। आज की में थोड़ी सी हो सकता है राइटिंग ख़राब हो तो, लेकिन अब जो है इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करेंगे इसमें, ठीक है जी। ओके जी, बाय।